Hello guys, let's crack PPSC, CSC and myself K. Mukesh Singh, and today's our topic is nucleic acid, DNA and RNA. So this is the part of paper 1 anthropology यूनिट 1.7। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे और पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को आज इसका जो कॉन्सेप्ट है उस पार्ट पे आज बात करूंगा, समझाऊंगा आप लोगों को। And before going to start this session, I would like to introduce first of all myself K. Mukesh Singh. I did BSc Geology honors 6th class 16 year. I am teaching for civil services and appeared in UPSC many examination. Produced more than 30 final result in IAS and IFOS, and our focus is on UPSC examination. So along with me, you will get more than 100 top educators. And now thing is how to enroll yourself, means how to get subscription. So for enrollment you need to take subscription, and for subscription just you go in Play Store, download Unacademy learning app, and where we are offering you two kinds of course. One is the plus course and other is the iconic course. It's up to you कि आपको इसमें से जो भी कोर्स ज्वाइन करना आप उस कोर्स को आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है। नाउ आज का जो हम लोग का जो सेशन है इसमें तो स्टिल हमने पीछे वाले टॉपिक पे हमने काफ़ी सारा बात किया था। मैं फिर आगे बताऊंगा क्या करना है आप लोगों को। इफ़ यू नीड एनी कंसेशन in any of the course, either the plus course or and the iconic course, so you should use my referral code MKS1 and get 10% discount on the total fee of the Unacademy. So this is the iconic course. iconic course में आपको 64,000 रुपये में 1 साल का मिल रहा है, और इसका जो 2 ईयर प्रोग्राम है उसका जो फी है वो है 99,000 रुपीज़। और इसमें आपको दोनों में चाहे 1 ईयर हो या 2 ईयर हो, 1 ईयर हो चाहे 2 ईयर हो, इन दोनों में आपको डिस्काउंट चाहिए आपको 10% का। तो यहाँ पे 89,100 का डिस्काउंट, 89,100 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। और इसके लिए आपको एक कोड यूज करना होगा जिसका नाम है MKS1। ठीक, यहाँ भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो अगर आप चाहो तो यहाँ भी 10% का डिस्काउंट ले सकते हो, और इसके लिए भी आप लोगों को एक कोड यूज करना पड़ेगा MKS1 इन ऑर्डर टू गेट 10% डिस्काउंट एंड जस्ट पे 57,600 रुपीज़ इन ऑर्डर टू गेट एसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वीडियो, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल। ये मिलेगा प्लस आइकोनिक, ये तो फीचर्स है ये प्लस कोर्स का होगा। और आइकोनिक कोर्स में आपको मिलने वाला यहाँ पे है तो पर्सनल कोच मिल जाएगा, डेली में क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिल जाएंगे, पर्सनलाइज फीडबैक मिलेगा। मीन्स वट एवर थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर सिविल सर्विस, इफ यू वांट टू टेक एवरीथिंग यू विल गेट हियर। तो आप लोग बिल्कुल से पूरे सेशन में आप बने रहो, और आज का टॉपिक बिल्कुल मैं लिख करके पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, इन ऑर्डर टू गेट बेटर कॉन्सेप्ट, इन ऑर्डर टू डेवलप ऑल दोज थिंग्स। तो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। और आज का टॉपिक हम लोग का है न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA एंड जीन। अब इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, बिकॉज वी आर डीलिंग अबाउट सेल, हम डील करते हैं अबाउट जेनेटिक्स, हम डील करते हैं अबाउट ह्यूमन बीइंग एंड काइंड ऑफ जेनेटिक चेंजेस, वेरियस डिसऑर्डर ऑफ जेनेटिक ओके दैट आर रिलेटेड विद द DNA और द जीन। जीन से जुड़ा हुआ कई तरह का समस्या होता है, DNA हो या RNA हो या न्यूक्लिक एसिड हो, इन सबसे जुड़ा हुआ जो समस्याएं हैं तो हम उस समस्या को जानना चाहते हैं। चेंज आप लोग पढ़े कि कोई भी चेंज हमारे बॉडी में होता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट चेंज बिगिंस एट DNA लेवल। हमारे बॉडी में कोई भी चेंज होता है, अगर वो चेंज जनरेशन आफ्टर जनरेशन जाता भी है तो जाता है थ्रू DNA, थ्रू जीन, थ्रू क्रोमोजोम एंड वट एवर कैरेक्टर दैट वी हैव। जो हम लोग के पास जो भी कैरेक्टर हैं तो दैट कैरेक्टर्स आर डिसाइडेड बाय द जीन, that character are stored in the DNA, that character are transmitted by the chromosome। so ये सारे बातों को हमको जानना है आज, इसलिए मैंने कहा कि आज का जो सेक्शन है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके जीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा हम लोग का एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब सब लोग जानते हो, इट इज स्टडी अबाउट ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग इज इटसेल्फ अ बायोलॉजिकल एंटिटी। मैंने कहा था एंथ्रोपोलॉजी में दो चीजों के विषय में पढ़ते हैं, वन एज ए फिजिकल एंटिटीज एंड अदर एज ए कल्चरल एंटिटीज। फिजिकल का मतलब हुआ
ठीक है ना, हम यहाँ पे ह्यूमन के फिजिकल फीचर को इसमें पढ़ते हैं। एंड आवर फिजिकल फीचर आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल कंटेन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस कंटेन ऑल दीज थिंग्स। हम लोग न्यूक्लियस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने सेल डिवीजन हमने पढ़ा है। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि जो फॉसिल्स को जो हम लोग एस्टिमेट करते हैं उसका डेट्स का जो क्या होता है, एब्सोल्यूट डेटिंग क्या होता है, रिलेटिव डेटिंग, हमने इसको पढ़ा हुआ है। और आज हम लोग यहाँ से ये जो टॉपिक है ये हेल्प करेगा आपको कंप्लीट जेनेटिक्स को समझने में, चूंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है और ये बिल्कुल फंडामेंटल लेक्चर उसका है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझते रहो और जहाँ भी कोई क्वेश्चन हो अगर आपको पूछना हो तो आप बिल्कुल पूछ लेना। चलो मैं यहाँ पे फ्रेश स्लाइड ले लेता हूँ और जहाँ से मैं लिख करके आप लोगों को बताऊंगा, एक एक करके आराम से पूछ के मैं इसको आगे बढ़ूंगा। एंड स्टिल यू हैव इफ यू फेस अगेन एनी प्रॉब्लम तो प्लीज गाइस आस्क द क्वेश्चन इन ऑर्डर टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जितना सवाल पूछो उतना अच्छा होगा आपके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेडिंग बनाते हैं, पहले हम लोग बनाएंगे न्यूक्लिक एसिड। आप लोग लिखिए मेरे साथ, मैं आराम से लिखने वाला हूँ। न्यूक्लिक एसिड टॉपिक हम लोग का ये है। तो न्यूक्लिक एसिड से मैंने कौन स्टार्ट किया क्योंकि हमें स्टार्ट करना है टॉपिक को डीएनए से। एंड डीएनए और आरएनए दोनों है क्या, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड है। अब ये न्यूक्लिक एसिड होता क्या है समझो। सेल का जो न्यूक्लियस है, सेल है ये, सेल का जो न्यूक्लियस है इसमें होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में एक एसिडिक सब्सटेंस पाया जाता है एंड दैट आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। So nucleic acid are a kind of acidic substance that are found in the nucleus of the cells. कहाँ पे ये nucleus of the cells में होता है and that's why it is named nucleic acid. अब यहाँ पे इसका नेचर क्या होगा, एसिड होगा कि बेस होगा कि सॉल्ट होगा। लिखा हुआ एसिड तो दुविधा तो होना ही नहीं चाहिए, क्लियर है ना। न्यूक्लिक एसिड क्या है, सेल के न्यूक्लियस में पाए जाने वाला एसिडिक नेचर का सब्सटेंस है। और इस न्यूक्लिक एसिड का जो खोज करने वाला साइंटिस्ट था उसका नाम था फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर आप लोग लिख सकते हैं थोड़ा सा, ये था। और जो न्यूक्लिक एसिड है अगर गौर से समझोगे तो ये दो तरह का होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं ये कौन सा न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, एक है डीएनए और एक होता है आरएनए। अब इतना बात क्लियर हो गया। और डीएनए और आरएनए जो दोनों हैं ये बना किससे होता है, तो बोथ आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। दोनों किससे बने होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड खुद किससे बना हुआ होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ वन बेस प्लस वन शुगर प्लस वन फॉस्फेट। एक बेस, एक शुगर और एक फॉस्फेट जब ये तीनों मिलता है तो उससे बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिल जाता है तो दैट कंस्टिट्यूट्स डीएनए और द आरएनए एंड बोथ डीएनए एंड आरएनए आर द न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड आर सब्सटेंस दैट फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स एंड दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या है, इस सेल का मैंने लिया, दिस इज द न्यूक्लिक, ठीक है ना, ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स। और यहीं से हम सब्सटेंस को डिराइव करते हैं, दिस इज नोन एज द न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चे सब लोगों को क्लियर हो गया न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में पाया जाने वाला सब्सटेंस होता है। न्यूक्लिक एसिड का खोज किया था फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर साइंटिस्ट का नाम है एंड ही डिस्कवर्ड इट फ्रॉम द पस सेल ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी से ये इन्होंने खोज किया था। और डब्ल्यूबीसी किसका था, वो पस सेल का जो घाव हो जाता है और पस हो जाता है वो। और ये दो तरह का, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। और डीएनए हो या आरएनए हो दोनों किसका बना हुआ है, तो बोथ आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड इज द यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये क्या इसका यूनिट है। आप पूछ रहे न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ होता है, इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, एक बेस प्लस एक शुगर प्लस एक फॉस्फेट से मिलकर के ये बना हुआ होता है कौन सा न्यूक्लियोटाइड।
अब बेस क्या होता है, शुगर क्या होता है, फॉस्फेट क्या होता है, फिर मैं जाकर के स्लाइड को मिटा रहा हूँ और इसके आगे मैं फिर आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोग को पहले समझना है, फिर उसके बाद PDF नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। तो पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहला यहाँ पे है, हमने कहा कि एक बेस प्लस 1 बेस प्लस 1 शुगर प्लस 1 फॉस्फेट, इससे बना हुआ क्या है बेसिकली, तो न्यूक्लियोटाइड इससे बना हुआ होता है। जो न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड इससे बना हुआ, किससे, बेस से, शुगर से और फॉस्फेट से। कितने बेस, एक बेस, एक शुगर, एक फॉस्फेट, याद रखना। तीनों जब एक एक मिलेगा तो बनेगा एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा, 1 न्यूक्लियोटाइड इज कंस्टिट्यूटेड बाय दैट। अब बेस क्या होता है, बेस दो तरह का होता है। बेस क्या है, दो तरह का होता है। वन इज कॉल्ड प्यूरिन, यू ऑल नो, और आपने सुना होगा नाम प्यूरिन के विषय में। एंड दूसरा जो बेस है वो क्या है, पायरीमिडीन, रिमेंबर इट, ठीक है। सो याद रखना, प्यूरिन और पायरीमिडीन। और प्यूरिन का मतलब वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, डबल रिंग इस तरह से होगा इसका। और पायरीमिडीन क्या होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिंपल ही बातों को समझना है। हमें समझना है कि इसका एसेंस। और प्यूरिन जो है फर्दर, ये दो तरह का है। वन इज द एडेनिन, आपने नाम सुना होगा, एडेनिन का नाम सुना है ना, अरे पढ़ा तो होगा 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, नहीं 11 12 में। और दूसरा क्या है, गुआनिन। एक तो हो गया एडेनिन और दूसरा है गुआनिन। वैसे ही जो पायरीमिडीन होता है, जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है बेसिकली, ये भी तीन, ठीक है ना, ये तीन टाइप का होता है। ये कौन कौन सा, मैं लिख दे रहा हूँ, साइटोसिन, ठीक है, थायमिन एंड यूरेसिल। और एक बात याद रखना, तीन तरह का पायरीमिडीन है और दो तरह का प्यूरिन है। प्यूरिन डबल रिंग है, ये सिंगल रिंग है। एडेनिन या गुआनिन या साइटोसिन या थायमिन या यूरेसिल, इस सब का जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर है, इसी को हम लोग जनरली इसी के नाम से हम लोग यूज करते हैं। इसको सिंबल्स ए इसके लिए, और अगेन इसके लिए जी, देन यूरेसिल के लिए यू, थायमिन के लिए टी। फर्स्ट लेटर को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे एज ए सिंबल। साइटोसिन के लिए सी और यूरेसिल के लिए ए। अब शुगर होता है यहाँ पे, एक शुगर, मैंने कहा शुगर कौन सा होगा, पेंटोज शुगर। ये स्ट्रक्चर है, इसको समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो ये क्या है बेसिकली, पेंटोज शुगर होगा। पेंटोज मीन्स होगा 5 कार्बन का। तो कार्बन 1 यहाँ हो गया, कार्बन 2 यहाँ होगा, कार्बन 3 यहाँ पे है, कार्बन 4 एंड कार्बन 5 यहाँ पे होगा। और यहाँ से यहाँ के बीच में ये ऑक्सीजन है। और तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन हो गया, कार्बन 5 इज दिस वन। दैट्स व्हाट इज पेंटोज शुगर। ये शुगर कैसा हो जाएगा, ऐसे शुगर बोलते हैं पेंटोज शुगर या राइबोज शुगर भी कह सकते हो। पेंटोज और राइबोज शुगर कहते हैं इसको। शुगर आर बेसिकली, क्या ये पेंटोज है या ये राइबोज है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, पेंटोज या राइबोज। और जो फॉस्फेट होता है वो फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में होता है, दैट लाइक H3PO4 माइनस, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड। तो तीन बातें क्लियर हो गया। तो बेस इज, ठीक है, जो बेस है वो दो तरह का है, जो टू टाइप्स, वन इज द प्यूरिन एंड अदर इज द पायरीमिडीन। एंड जो प्यूरिन है दैट आर डबल रिंग स्ट्रक्चर है, पायरीमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरिन दो तरह का है, वन इज द एडेनिन एंड अदर इज द गुआनिन। और जो पायरीमिडीन है ये तीन तरह का है, कौन कौन सा, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच बेस, वही उसका सिंबल होता है। अब है शुगर। शुगर कितने, 5 कार्बन का बना हुआ है, क्या बोले उसको, पेंटोज। और इसी को हम लोग बोलते हैं राइबोज शुगर भी। दूसरा फॉस्फेट, फॉस्फेट होता है H3PO4 माइनस के फॉर्म में। अब क्वेश्चन है
कि सर न्यूक्लियोटाइड जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है। तो आई होप कि ये डायग्राम आप लोगों ने अगर ड्रॉ कर लिया होगा, तो मैं आगे दिख रहा हूँ उस पर। न्यूक्लियोटाइड हमने अभी भी कहा कि एक बेस, एक शुगर, एक फॉस्फेट। यहाँ पे एक बात याद रखना, बेस एडेनिन क्या है, ये एक एडेनिन एक बेस है, एक ग्वानिन एक बेस है, एक यूरेसिल ये क्या है, सबसे एक एक बेस है। इसमें से कोई भी एक बेस ये हो सकता है एडेनिन, एक शुगर के साथ जोड़ दो और एक फॉस्फेट के साथ। तो अब इसको क्या पढ़ोगे, एडिनोसिन। और ग्वानिन के साथ जोड़ोगे ग्वानिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट पढ़ोगे ग्वानोसिन। अगर थाइमिन के साथ पढ़ोगे तो थाइमिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट क्या पढ़ोगे, थाइमोसिन। अब क्यों पढ़ते हैं वो मैं बताता हूँ अभी आगे। तो मैं इसको पहले रब कर रहा हूँ और फिर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो न्यूक्लियोटाइड जब आप लिखते हो, न्यूक्लियोटाइड, मार्कर का पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ। जब आप लिखते हो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में दो बातें लिखते हो। न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप लोग, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट भी कर सकते हो। अब ये क्या हो गया, या इसे भी कर सकते हो न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है, ये बना होता है बेस प्लस शुगर का बना होता है ये, और फॉस्फेट अलग हो गया ये। तो न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ दैट बेस प्लस शुगर। तो मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड अल्टीमेटली किसका बना हुआ है, तो बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट का, जो मैंने पहले बताया आप लोगों को। इसका मतलब हुआ कि जब हम बेस को शुगर के साथ जब हम जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, बनेगा ना। और जब न्यूक्लियोसाइड को आप एक फॉस्फेट के साथ अगर जोड़ देते हो, अगर न्यूक्लियोसाइड को आप एक फॉस्फेट के साथ अगर जोड़ देते हो, तो ये क्या फिर बन जाएगा, ये बन जाएगा, अगर हमें न्यूक्लियोटाइड, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड मीन्स बेस प्लस शुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट जोड़ देते हो तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। अब बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो बेस हमने अगर मान लो हमने यहाँ पे एडेनिन ले लिया, एडेनिन के लिए हम ये लिखते हैं, हमने एडेनिन लिख दिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक शुगर जोड़ दिए, और अब ये क्या बन गया, ये बन गया यहाँ पे क्या, तो ये बना न्यूक्लियोसाइड। इसको पढ़ोगे क्या, तो बेस है प्लस शुगर है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एडेनिन है प्लस शुगर है, तो इसे पढ़ेंगे क्या, अरे न्यूक्लियोसाइड। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एडिनोसिन, एडेनिन प्लस शुगर एडिनोसिन। अगर मान लो बेस आप यहाँ पे थाइमिन रख लेते हो और यहाँ पे शुगर रखते हो तो क्या पढ़ोगे, थाइमोसिन। अगर आप बेस यहाँ पे ग्वानिन रख लेते हो, ग्वानिन, और यहाँ पे शुगर रखते हो तब क्या पढ़ोगे, ग्वानोसिन। क्लियर, मतलब आपको यहाँ पे अगर यूरेसिल रखते हो तो क्या पढ़ोगे, यूरोसिन। साइटोसिन रखते हो तो क्या पढ़ोगे, साइटोसिन। ऐसे पढ़ोगे आप। अब यहाँ पे अगर इसके साथ एक फॉस्फेट, हम एक फॉस्फेट जोड़ देते हैं, तो अब एक फॉस्फेट है, एक के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मोनो। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे इसको, एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखते हैं एक फॉस्फेट रखते हैं तो क्या पढ़ेंगे इसको, थाइमोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर हम यहाँ पे फॉस्फेट जोड़ते हैं एक, तो क्या लिखेंगे, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। पढ़ेंगे ही वन, एक फॉस्फेट इसलिए हम लोग मोनो वर्ड को यूज करेंगे। व्हेन वी आर एडिंग टू फॉस्फेट तो क्या पढ़ेंगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। तो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, तो एएमपी के लिए व्हाट वी आर रीडिंग राइट नाउ, वी आर रीडिंग एएमपी के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक फॉस्फेट इसलिए एएमपी। अगर दो फॉस्फेट कर दे तो क्या हो जाएगा, ये एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब बात क्लियर हुआ। और अगर 3 फॉस्फेट यहां लिख दे तो क्या पढ़ेंगे, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज दोज एनर्जी, यही वो एनर्जी है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। आप समझ में आया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनता है, एटीपी एनर्जी। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों कहते हैं, तो उसमें यही तो एनर्जी बनता है। और ये आप समझ में आया आप लोगों को कि एटीपी होता क्या है। एटीपी बेसिकली कंस्टिट्यूटेड ऑफ 3 ओके 1 एडिनोसिन एंड प्लस 3 फॉस्फेट, या एक एडेनिन
एक शुगर प्लस 3 फॉस्फेट दैट कंस्टिट्यूट्स एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन का मतलब हुआ एडेनिन प्लस शुगर, ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट, तो ये है एटीपी। एटीपी हाई एनर्जी कंपाउंड होता है, यही हमें एनर्जी देता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमने कहा था कि सेल का पावर हाउस है, सेल का पावर हाउस है, और हमारे बॉडी का भी पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है, बिकॉज आवर बॉडी इज कंस्टिट्यूटेड बाय सेल्स एंड सेल हैज पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। तो दैट्स व्हाई हमारा पावर हाउस कौन है, तो हमारा ही पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है एट सेल लेवल। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है ये किस पे डिपेंड करेगा बढ़ना, इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड्स ऑफ एक्टिविटी यू आर परसुइंग। इफ यू आर इंगेज इन डूइंग मेंटल वर्क, तो आपके नर्व सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेगा। अगर आप फिजिकल वर्क करते हो तो पूरे बॉडी सेल से माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेगा। और अगर नाइदर यू आर डूइंग नॉट मेंटल वर्क नॉट फिजिकल वर्क, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर नहीं बढ़ेगा, बिकॉज रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। आप ठीक है। तो in order to create requirement, you need to feed as much as possible, you need to do exercise as much as possible, you need to work mentally as much as possible. But one more thing I would like to say, nerve cell जन्म के बाद वो डिवाइड नहीं करता है, पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बदलता है। एक बात याद रखना, नर्व सेल जन्म के बाद डिवाइड नहीं करता, पर सेल ऑर्गेनेल्स का नंबर वेरिएबल होता है, ये बात याद रखना। समझ गए आप लोग? एवरी सेल ऑर्गेनेल्स, their number, okay, the increase in their number, increase in their volume, all depends upon the physiological state of the individuals. Those individuals who engage themselves in physical work, definitely in their cells the number of cell organelles become higher. Whether the cell are interested in division or not, it is secondary thing for me and for your kind information, guys. तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं इतना बता दूं कि ये सेकेंडरी बातें होती है। जानने के लिए हमारी जो जरूरी है वो ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे उसका हम क्या सीख पा रहे हैं और हम कितना नहीं सीख पा रहे हैं। तो आप सब लोग जो इस लेक्चर को देख रहे हो, लेक्चर से मैं यही कहूँगा कि ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी फैक्ट्स, एवरी डिटेल। आप सारे डिटेल को समझने का प्रयास करो, एंड एट एनी मोमेंट इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर, तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन, आई एम हियर टू आंसर यू। और मैं उम्मीद हमेशा बच्चों से यही करता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब भी आप पढ़ाई करते हो एटलीस्ट अपने पढ़ाई में बेसिक बातों को जरूर शामिल करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। और अभी मैंने आप लोगों को बताया भाई माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस का जो कहते हैं, तो ऑन व्हाट ग्राउंड ये एटीपी जो एनर्जी है कहाँ बनता है, तो आप लोग सब लोग समझ चुके हो क्यों कहते हैं, कहाँ बनता है। और दूसरा एक बात जो मैंने कहा अभी आप लोगों को कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और आई होप कि आप लोगों का सबका क्लियर होगा। और अगर नहीं है तो आप सवाल हमसे कर सकते हो। तो चलते हम लोग आगे। तो सारे बच्चे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ना, और अगला हम लोग का स्लाइड होगा, मैं इसको पिछले पे रब कर देता हूँ और देन आई एम गोइंग टू राइट द कंटेंट। तो स्टूडेंट्स चलो अगला स्लाइड हम लोग लेते हैं इसके आगे। अब ये है, ये हम समझ गए कि भाई एडीपी क्या है, एटीपी क्या है, जीडीपी क्या है, जीटीपी क्या है, ये सब होता क्या है। अब हम इसमें ये समझेंगे आज, ठीक है ना, हम लोग समझने वाले हैं, ये समझेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड है, मतलब हमने कहा डीएनए आरएनए दो ही हैं, और आपके दिमाग में होगा डीएनए डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है ये, और आरएनए क्या होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है ये, और ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है डीएनए। तो इतना तो सब लोगों को पता ही कि डीएनए डबल रिंग स्ट्रक्चर और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है ये। अब ये जो डबल रिंग स्ट्रक्चर देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, तो आप इसमें एक चीज और याद रखो, ये कैसे काम करता है, इस बात को ध्यान रखना है सब लोगों को। ये कैसे क्या होगा, ये काम करेगा। और अब इसको समझने के लिए जरूरी क्या होगा, हम लोग इसको ऐसे समझे
ये दोनों किसका बना हुआ, न्यूक्लियोटाइड से। अब दिमाग में होगा सर न्यूक्लियोटाइड से कैसे बना, वो तो बताओ। तो इसको जानने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा और कुछ चीज़ों को जानना पड़ेगा कि कैसे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। देखो मैंने कहा एक न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है एक बेस प्लस एक शुगर प्लस एक फॉस्फेट से, और कैसे ये कंबाइन करता है और कैसे ये मॉलिक्यूल बनता है, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। मैं उसी को बताने वाला हूँ अभी आप लोगों को, और इसी को समझाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे जरा गौर से अगर आप लोग देखिएगा तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि एक रूल था, उसका नाम था उसको दिया था, उसको बोलते हैं बेस पेयरिंग रूल। बेस पेयरिंग रूल, and this rule is proposed by basically Erwin Chargaffs. So the name of the scientist is Erwin Chargaffs. So do you remember the name of the scientist? Erwin Chargaffs. And according to him, okay, adenine मीन्स प्यूरिन ऑलवेज कंबाइन विथ पायरिमिडीन। इन्होंने जो रूल दिया उसमें कहा कि प्यूरिन ऑलवेज कंबाइन विथ पायरिमिडीन, प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन से ही कंबाइन करेगा। ऑलवेज, रिमेंबर इट, प्यूरिन ऑलवेज कंबाइन विथ पायरिमिडीन, ये याद रखना आप लोगों को है। और प्यूरिन जैसे मैं पूछा हूं, अगर मैं पूछूं आप लोगों से प्यूरिन कौन कौन सा है आउट ऑफ द 5 बेस एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल में, तो आप लोग बता सकते हो इन पांचों में से प्यूरिन कौन कौन सा है, क्या होगा आपका आंसर? सर एडेनिन है, प्यूरिन है, गुड। और प्यूरिन क्या है सर? थाइमिन है, नहीं। ग्वानिन है, यस सर, ग्वानिन क्या प्यूरिन है। तो एडेनिन और ग्वानिन है, इसका पेयरिंग किसके साथ होगा? तो रूल ये था कि एडेनिन का पेयरिंग या तो थाइमिन के साथ होगा या तो यूरेसिल के साथ होगा, और ग्वानिन का पेयरिंग हमेशा साइटोसिन के साथ होगा। इट डिपेंड्स अपॉन कि ये पेयरिंग किस में होने जा रहा है। अगर ये स्ट्रक्चर डीएनए का होगा, इन केस ऑफ डीएनए एडेनिन का पेयरिंग होगा थाइमिन के साथ। इन केस ऑफ आरएनए एडेनिन का पेयरिंग होगा यूरेसिल के साथ। और इन केस ऑफ बोथ आइदर डीएनए एंड आरएनए, ग्वानिन ऑलवेज मेक पेयरिंग विद द साइटोसिन, ग्वानिन का पेयरिंग हमेशा साइटोसिन के साथ होगा। So this is the rule that are given by Erwin Chargaffs. आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर ये क्लियर हो गया है तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ आप लोगों से। मैंने कहा बेस पेयरिंग रूल दिया था एरविन चार्गफ्स ने, उसमें क्या कहा कि प्यूरिन ऑलवेज मेक्स ए बॉन्ड विथ पायरिमिडीन, गुड, प्यूरिन का पायरिमिडीन के साथ होगा। और इस रूल में इसने क्या कहा था, अब आप लोग बताना। ये कहा कि डीएनए के केस में पेयरिंग क्या होगा, आरएनए में क्या होगा। कहा कि हमको नेवर टू प्यूरिन ज्वाइन, नेवर टू पायरिमिडीन ज्वाइन विथ ईच अदर्स, ऑलवेज पेयरिंग टेक्स प्लेस बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। So in case of DNA or in case of RNA, what will going to be happen? In case of DNA और in case of RNA, पेयरिंग क्या होगा एडेनिन का। एडेनिन क्या है? प्यूरिन। किसके साथ होगा? थाइमिन के साथ। और गुआनिन का किसके साथ होगा? साइटोसिन के साथ। नंबर ऑफ बॉन्डिंग क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, याद रखना। आरएनए के केस में क्या होगा? एडेनिन का पेयरिंग किसके साथ होगा? यूरेसिल के साथ। बॉन्ड सिंगल होगा कि डबल होगा? डबल होगा। वन के किसके साथ होगा? ट्रिपल बॉन्ड के और इसके साथ। मतलब एक चीज तो समझ में आ रहा है कि डीएनए और आरएनए में सर अब तक हम दो डिफरेंस सीख चुके हैं, वो क्या क्या? एक तो हम ये सीख चुके हैं कि डीएनए डबल रिंग स्ट्रक्चर है और दूसरा आरएनए सिंगल स्ट्रक्चर है। और दूसरा हम ये समझ गए कि एडेनिन डीएनए में थाइमिन के साथ अपना पेयरिंग करता है, जबकि आरएनए में एडेनिन थाइमिन की जगह पे यूरेसिल के साथ पेयरिंग करता है। मीन्स देयर वेयर यूरेसिल, जैसे आप दिखते हो किसी स्ट्रक्चर में, मान लो कि स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बना दिया और यहाँ पे लिखा हुआ है ए टी जी सी टी जी, और कोई पूछे कि ये किसका होगा, ये आरएनए है डीएनए, तो ये देख के आप कह सकते हो ठीक है ये सिंगल स्ट्रैंड बेशक है ये, लेकिन ये है कि आरएनए नहीं है डीएनए, क्योंकि यहाँ पे टी जुड़ा हुआ है। डीएनए का कोई ना कोई स्ट्रैंड होगा, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंड है। बिकॉज ऑफ सम रीजंस डीएनए गेट सेपरेटेड, so this is the one of the strand of the DNA. So the presence of thymines is the sign of their part of the DNA. अगर यहाँ पे मान लो ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है और यहाँ पे अगर आपको ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है और यहाँ पे दिखे, ठीक है, कि इस पे यूरेस, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ फिर से अगेन। अगर मैं ये कह रहा हूँ
यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो आप, और मैं ये कहूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूरेसिल और यहाँ पे लिखा हुआ है थाइमिन या एडनिन, और मैं पूछूं कि बताओ ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए का स्ट्रक्चर है कि आरएनए का स्ट्रक्चर है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये तो ना डीएनए ना तो आरएनए। क्यों? क्योंकि डीएनए अगर होता तो डबल रिंग होता, और अगर आरएनए होता तो सिंगल रिंग होता। और ये स्ट्रक्चर तो ये बता रहा है कि इसका एक स्ट्रैंड पे ए है, एक पे यू है। मतलब ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि इसका एक स्ट्रैंड तो डीएनए वाला ही हुआ है, दूसरा जो स्ट्रैंड है वो आरएनए का है। सो वन इज द स्ट्रैंड ऑफ आरएनए एंड अदर इज द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। थोड़ा टेक्निकल हो गया बच्चा, सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो यूरेसिल अगर मान लो किसी स्ट्रैंड पे है, अगर स्ट्रैंड है इस पे कहीं पे यूरेसिल अगर दिया हुआ है, कहीं पे ए है, कहीं पे यू है, कहीं पे जी है, कहीं पे सी है, कहीं पे सी है, कहीं पे यू है, तो दिस इज द साइन ऑफ दिस स्ट्रैंड बिलोंग टू आरएनए। टी है तो स्ट्रैंड बिलोंग टू डीएनए। अगर दोनों में है तो इसका मतलब एक डीएनए का है और एक आरएनए का है। सिर्फ ये स्ट्रैंड तो आरएनए है ही है, इसके विषय में पता नहीं, चूंकि यहाँ पे टी नहीं दिख रहा है। ये एक प्रोसेस है जिसके विषय में बता रहा है, वो मैं आगे बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये शो कर रहा है कि डीएनए के टेम्पलेट पे आरएनए बन रहा है। सो नाउ दिस डायग्राम शोज दैट इट्स बेसिकली दिस डायग्राम शोज अ ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से कैसे आरएनए बनता है। सो वन स्ट्रैंड ऑफ आरएनए that are formed at the template of DNA. So this diagram shows that event। खैर वो अलग मुद्दा है। तो पहले हम टेक्निकल नहीं रहे, थोड़ा सा नॉन टेक्निकल बात करें हम लोग। तो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्लियर हो गया। डीएनए का मतलब हुआ ए टी के साथ पेयरिंग करेगा और जी सी के साथ, ये यूनिवर्सल रूल है, यही रूल काम करेगा, ठीक है। और ए यू के साथ और जी सी के साथ, इनके साथ आरएनए, यही रूल रहेगा हम लोग का। और दिस रूल वाज प्रपोज्ड बाय एरविन चार्गस एंड ही सेड purine always combine with pyrimidine, never two purine combine with each other, okay, nor two pyrimidine combine with each other। तो बच्चे लोग सब लोगों का क्लियर हो गया ये बात। तो अगर इतना आप लोगों का क्लियर हो गया है तो आई होप कि आगे भी क्लियर रहेगा। अब चलते हैं हम लोग उसी बात पे आते हैं कि डीएनए या आरएनए बना कैसे, और इससे सीखने से क्या मिलेगा आपको। अभी बहुत सारा चीज मिलने वाला आपको है। ये फंडामेंटल, ये बेस है, ये बेसिक फंडामेंटल क्लियर करेगा। और वंस योर फंडामेंटल विल बी क्लियर, यू विल एनेबल टू आंसर एनी क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू। बायोटेक का क्वेश्चन, एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो आप। मॉलिक्यूलर लेवल पर कुछ भी होगा, you will able to understand every concept of anthropology at molecular level। तो गाइस बने रहना है, सब लोग को ध्यान से पढ़ना इसको है। एंड स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क। समझ रहे हो ना? एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ आइदर ऑफ द कोर्स, आइकॉनिक ले लो, प्लस ले लो, पर कॉन्सेशन के लिए मेरा कोड यूज कर लेना, MKS1, नाम पता है ना, MKS1, मुकेश कुमार सिंह 1। 1 का मतलब आप लोग समझ ही रहे हो। गुड। चलो आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, और डायग्राम पे फिर से हम लोग बैक हो जाते हैं, और फिर से हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, और फिर हम लोग इसमें ये भी बात करेंगे हम स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब देखो, जैसे अगर मैं एक स्ट्रक्चर ही ले लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप ही से पूछ लेता हूँ, तो आप श्योर आप लोग आराम से बता सकते हो। मैं वही प्लान करने वाला हूँ कि मैं स्ट्रक्चर ही क्यों नहीं ले लूँ, इतना मैं ड्रॉ करने से मैं बच जाऊंगा, आप लोगों को भी परेशानी कम होगी समझने में, और मुझे भी परेशानी कम होगी समझाने में। तो आई होप कि आप लोग सब लोग इसको ध्यान से पढ़ो। और चलो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर जो ले रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, आपने तो डीएनए का स्ट्रक्चर देख लिया है। ये स्ट्रक्चर किसका है? डीएनए का है, ठीक है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने ले लिया, और इसको मैं डबल रिंग में बना देता हूँ, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। अब तुम्हारे दिमाग में होगा सर ये डबल रिंग जो स्ट्रक्चर है, ये मॉडल दिया किसने था? तो उस पर मैं बाद में बात करूंगा। वाटसन का नाम आप लोग सुना होगा, उन्होंने इस मॉडल को दिया था, और ये मॉडल उन्होंने 1953 में दिया था, जिसके लिए उनको 1961 का नोबेल प्राइज मिला था। तो मैं उस पर बाद में बात करूंगा। पहले ये समझो इसमें होता क्या है। ये डीएनए का डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और जो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है ये कंप्लीमेंट्री होता है इसी तरह से। मतलब क्या हुआ, एक दूसरे का पूरक होता है। कंप्लीमेंट्री में पूरक, पूरक का मतलब हुआ कि दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर्स, दे सपोर्ट ईच अदर्स, ठीक है। अगर मैं इस स्ट्रेंथ को पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा।
ये जो स्ट्रैंड है, अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों होगा भाई आपको प्रॉब्लम? आपको क्या जाता है इसमें, समझना ही तो है। तो मैंने इसको सीधा कर दिया, अब ये सीधा हो गया, मतलब ये जो कॉइल्ड है इसको मैं अनकॉइल कर रहा हूं, और मैं अब इसको सीधा कर दिया, क्योंकि ठीक है, मैं इसको अनकॉइल करने का प्रयास कर रहा हूं। एक स्ट्रैंड ऊपर वाला दिख रहा है, इसी को मैंने घुमा करके इसको, ठीक है ना, ऐसे टर्न करके इसको इस तरफ से, और इसको हम उल्टा करके हमने इसको ठीक ये किया, नतीजा क्या हुआ, ये इस स्टेट में आ गया ये। अब यहाँ पे होगा कि समझ में आ रहा है कि ये एक स्ट्रैंड है, दिस इज द सिंगल लाइन, यहाँ भी ये नीचे वाला एक स्ट्रैंड है, और बीच में ये जो फरोज हैं, एरो जो दिख रहे हो आप लोग, ये फरोज है ये। तो अब हमें ये पता करना है कि ये बना किसका है। अब ये जो बना हुआ होता है वो किसका होता है, वो समझो ऐसे आप इसी स्ट्रक्चर को बनाने वाला हूँ। यहाँ पे एक शुगर है, एक फॉस्फेट है, 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 एक शुगर है यहाँ पे, और एक फॉस्फेट में लिख लेता हूँ। चलो, ठीक शुगर के नीचे आप देखोगे ये शुगर जो है ये ज्वाइन होता है एक बेस से, इसका नाम है एडनिन। और ये बेस मतलब ये जो स्ट्रिंग देख रहे हो ना, इसका मैं बात कर रहा हूँ नीचे वाले का। तो इसको मैं बाद में बताता हूँ डायग्राम, मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा आप लोगों को, फिर आप कन्फ्यूजन में आ जाओगे। मैं थोड़ा थोड़ा ही बताता हूँ आप लोगों को ना। चलो, मैं सीधा ये सिंगल जो लाइन देख रहे हो ना, ये बन गया। अब ये सिंगल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो लाइन सिंगल देख रहे हैं शुगर फॉस्फेट का, तो दिस इज बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स दिस वन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो लाइन देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक का, ये यही वो लाइन है। मतलब ये जो स्ट्रैंड है, so this strand is made up of sugar phosphate. This strand is also called backbone of the DNA. DNA का जो बैकबोन क्या है, तो दिस इज द बेसिकली द बैकबोन ऑफ DNA, यही है बैकबोन। जैसे हम लोग का बैकबोन होता है ना वर्टिबल कॉलम, our vertebral column is our backbone. Similarly, the backbone of DNA this is, and जैसे हम लोग का वर्टिबल कॉलम किसका बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, या आप लोग बोलते हैं कि भाई वर्टिब्री का बना हुआ है। सिमिलरली इट इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। तो नीचे वाला स्ट्रैंड भी होगा, वो भी ठीक ऐसे ही बना होगा, किसका, शुगर का, फॉस्फेट का, शुगर का, फॉस्फेट का, शुगर का, फॉस्फेट का, सामने सामने रखना है इसको, शुगर और फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट। मतलब जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है उसी ठीक वैसे ही नीचे वाला स्ट्रैंड देख रहे हो, ये स्ट्रैंड भी ऐसे ही बना हुआ, किससे, शुगर फॉस्फेट से। थोड़ा सीधा नहीं हुआ, मैं इसको फिर से मिटा करके सीधा कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको इसको। मैंने कहा कि नीचे वाला जो स्ट्रैंड है ये भी किसका बना हुआ है, तो शुगर फॉस्फेट का, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, देन शुगर फॉस्फेट, देन शुगर एंड फॉस्फेट। सामने सामने बिल्कुल रखना है इसको। अब ये स्ट्रैंड भी इसी का बना हुआ, ऊपर वाला स्ट्रैंड भी इसी का बना हुआ है एकदम से। अब ये जो शुगर देख रहे हो, ये शुगर किससे जुड़ा हुआ होगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आप समझ सको। ये जो बीच में ये जो फॉरोज है ऐसे ऐसे वर्टिकल, ये फॉरोज यहाँ पे जो है ये बना हुआ होता है बेसिकली बेस का। मतलब एक शुगर एक तरफ जुड़ता है एक बेस से, और ये बेस एडनिन हो सकता है, और ये शुगर है ये जुड़ा हुआ एक बेस, इसका नाम ग्वानिन है। ये शुगर मान लो मैंने एक जोड़ा एक बेस, इसका नाम थाइमिन है। ये शुगर एक बेस, इसका नाम साइटोसिन है। और ये शुगर एक बेस, इसका नाम यूरेसिल है। नहीं हो सकता है ये, यहाँ पे ग्वानिन लिख देता हूँ। तो डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए के स्ट्रक्चर में ये नहीं हो सकता है यूरेसिल आ जाए, तो मैं इसको रब करके और फिर से लिख दे रहा हूँ क्या, ग्वानिन लिख दे रहा हूँ। चलो अब देखो, अब रूल क्या है, रूल याद है आप लोगों को कि एडेनिन किसके साथ पेयरिंग बनाएगा, तो यू नो एडेनिन ऑलवेज मेक्स अ पेयरिंग विथ व्हाट, थाइमिन, इन केस ऑफ डीएनए बाय डबल बॉन्ड। एडेनिन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा किसके साथ, थाइमिन के साथ, और यहाँ पे ये जुड़ा हुआ शुगर से। तो ये शुगर भी किसी न किसी बेस से जुड़ा हुआ है। ये ग्वानिन है तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ा रहेगा। ये थाइमिन है तो ये डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन से जुड़ा रहेगा। और ये साइटोसिन है तो ये बाई
ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन से जुड़ा रहेगा और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ा रहेगा। सर ये साइटोसिन गुआनिन का रिपीट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि पूरा का पूरा स्ट्रैंड AT में ही रहे या TA में ही रहे या GC में ही रहे या ये रेगुलर इंटरवल पर रिपीट ना हो, ये भी हो सकता है। मतलब ये अब क्या हुआ, अब हमें किसी का आइडिया लग गया कि सर इधर जो शुगर है, ये जो फॉस्फेट है, इधर जो फॉस्फेट है, इधर जो शुगर है, देख रहे हो आप लोग, है ना? ये शुगर, ये फॉस्फेट शुगर, ये हो गया बैकबोन, नीचे वाला बैकबोन, और बीच का है ये फरोज है ये, ठीक है। अब यहाँ पे समझना होगा सर इसमें न्यूक्लियोटाइड से आप कहते बना हो, तो न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे है? और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ बेस शुगर प्लस फॉस्फेट। तो क्या इस डायग्राम में आप लोगों को बेस शुगर फॉस्फेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। एक फॉस्फेट यहाँ पे देखो आप, एक शुगर यहाँ पे देखो आप, और एक बेस देखो आप, है? अरे बोलो, कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यहाँ पे ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? ये क्या है? फॉस्फेट शुगर एंड बेस, वन बेस, दिस इज द वन न्यूक्लियोटाइड, दिखा है ना? ये क्या है? वन न्यूक्लियोटाइड दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल हो गया। बेस फॉस्फेट शुगर क्या है? वन न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये क्या है? एक बेस, ये शुगर, ये फॉस्फेट, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है कि नहीं है? हुआ एक बेस, एक शुगर, एक फॉस्फेट, वन न्यूक्लियोटाइड। ये बेस, ये शुगर, ये फॉस्फेट, वन न्यूक्लियोटाइड। सिमिलरली पीछे में आओ, ये क्या है? एक फॉस्फेट, शुगर, एक बेस, एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। सिमिलरली ये भी एक बेस, एक शुगर, एक फॉस्फेट, ये भी न्यूक्लियोटाइड है? इसके पीछे जाओ, फॉस्फेट शुगर बेस न्यूक्लियोटाइड हो गया। यहाँ पे बेस शुगर फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड हुआ, बिल्कुल। यहाँ पे देखो सिमिलर, पूरा स्ट्रैंड ही किसका बना? फॉस्फेट शुगर बेस का, ये सब न्यूक्लियोटाइड हैं। तो इसलिए मैं कहूँ कि डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए किसका बना हुआ होता है? तो न्यूक्लियोटाइड का होता है। न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ है? तो फॉस्फेट शुगर और बेस का बना हुआ है। ये क्लियर हो गया होगा। अब करना क्या है? अब अगर मान लो ये जो देख रहे हो, सिंपल सा अगर मैं इसको बोलूं, ये जो मैंने कहा ये स्ट्रैंड है, ये यही स्ट्रैंड है ना, ये वाला जो स्ट्रैंड देख रहे हो, यही तो स्ट्रैंड है। यहाँ पे ये वहां पे पतला दिख रहा है, यही तो स्ट्रैंड है वो जो बना हुआ किसका? डीएनए का बैकबोन है एक। दूसरा बैकबोन कौन हो गया? ये बैकबोन हो गया दूसरा, ये बैकबोन है ये। तो बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट। और बीच का जो फरोज देख रहे थे, तो फरोज कौन सा हो गया? यही तो फरोज है। ये जो देख रहे हो ये फरोज, यही तो है वो। दिस इज वन, दिस इज अनदर, है? अब बच्चों लोग क्लियर हुआ? सभी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया होगा, आई होप सो। यही वो फरोज हैं जो यहाँ पे देख रहे हो, ये फरोज है ये वाला। तो मैं यही बता रहा था आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि डीएनए का बैकबोन बना होता है शुगर फॉस्फेट का, और बीच का जो स्ट्रैंड्स हैं फरोज हैं, दैट ज्वाइन टू स्ट्रैंड्स टू बैकबोन ऑफ डीएनए दैट आर मेड अप ऑफ बेस। और ऐसे वर्बली हम लोग बोले, हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड मीन्स एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, फिर न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड। इंटायर डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द डीएनए, ठीक है? बिकॉज सो मेनी न्यूक्लियोटाइड्स कंस्टिट्यूट्स द डीएनए, दैट्स व्हाई वन कैन से इट्स ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। when a many nucleotide constitutes a body, so many, because of the word many I use here, so for the many word we use polynucleotide, ठीक है? more than one nucleotide that are called polynucleotide, ठीक है? ये क्या होगा? polynucleotide, जो कि ऐसे बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिलकर के डीएनए को बनाता है। अब है कि आरएनए किसका बना होता है? बिल्कुल, तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे हाफ जब स्ट्रक्चर ले लेते हैं उसके बीचों बीच, ये आरएनए का स्ट्रक्चर होता है। कंडीशन क्या होगा उसमें? थायमिन नहीं होगा, यूरेसिल होगा। ये जो हाफ स्ट्रक्चर है, एक तरफ का कोई भी ले लो, तो आरएनए का हो जाएगा। सिर्फ क्या होगा? वो डीएनए का इस एक हिस्से को यूज करेगा और उसी पे आरएनए बनेगा, और ठीक है। अब डीएनए का जो देखो दोनों जो स्ट्रैंड है, मैं इसमें थोड़ा आगे बताऊंगा आप लोगों को, पहले इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। देखो डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड होता है, ये बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए,
इसमें से एक स्ट्रैंड होता है सेंस स्ट्रैंड, वन इज कॉल्ड सेंस। जैसे मान लो एक को हम लोग बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड, दूसरा है एंटी सेंस, एंटी सेंस। तो जो डीएनए से डीएनए के ही टेम्पलेट पे, टेम्पलेट का मतलब हुआ एक स्ट्रैंड का कॉपी। जब एक स्ट्रैंड का कॉपी होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब दोनों स्ट्रैंड का कॉपी होता है तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो डीएनए हैज टू स्ट्रैंड्स, वन इज द सेंस स्ट्रैंड, अदर इज एंटी सेंस स्ट्रैंड। जैसे किसी एक स्ट्रैंड का कॉपी बनेगा तो दैट आर कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, एक मतलब किसी एक का बनेगा तो एंटी सेंस या नॉनसेंस इसको बोलते हैं, नॉनसेंस भी बोलते हैं। तो वेन कॉपी, अगर सेंस का कॉपी का मतलब हुआ उसका कंप्लीमेंट्री कॉपी, कॉपी का मतलब कार्बन कॉपी नहीं, कंप्लीमेंट्री कॉपी अगर बनता है तो दैट आर कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और अगर दोनों स्ट्रैंड का एक साथ कॉपी होता है दैट आर कॉल्ड रेप्लिकेशन। मतलब क्या डीएनए में कुछ बातें हैं, यूनिक सी बातें हैं, तो उसको पहले हम लोग जान लेते हैं तब हम आगे बढ़ेंगे। और वो यूनिक बातें क्या है समझिए आप लोग यहाँ पे, और आप लिख लेना यहाँ पे। जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए है, डीएनए में एक एबिलिटी है कि डीएनए फॉर्म्स डीएनए, डीएनए डीएनए को बनाता है। और डीएनए, ठीक है, एक तरफ, और डीएनए से क्या बनता है, डीएनए फॉर्म्स आरएनए, डीएनए से डीएनए भी बनता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। और डीएनए आल्सो फॉर्म आरएनए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से बनता है प्रोटीन, आरएनए फॉर्म्स प्रोटीन, and this process is called translation. And protein determines character traits, and protein determines character or traits. Traits means what, or character means what? Traits means your hair color, traits means your body length, traits means your nail, traits means your bone, traits means your blood, traits means your appearance, all other traits. So visible expression of individuals are determined by their genotype and shaped by their protein. मतलब आपका जो डीएनए है अल्टीमेटली ये डिसाइड करता है कि कैसा आरएनए बनाना है, आरएनए डिसाइड करेगा कैसा प्रोटीन बनाना है, और प्रोटीन डिसाइड करेगा किस काम के लिए प्रोटीन बन रहा है। सो दैट टेक्स प्लेस इन प्लांट वे एंड दैट आर गवर्न्ड बाय डीएनए, गाइडेड बाय डीएनए थ्रू आरएनए और प्रोटीन in order to get express and accomplish this task by making or determining the blood, determining the height or length, hair color, body colors. Okay, your every body parts is a color itself, is a trait itself. हमारे शरीर का हर एक लक्षण अपने आप में एक ट्रेट है, कलर है, और इसका डिटर्मिनेशन कौन करता है, इसका डिटर्मिनेशन करता है डीएनए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि सर डीएनए से डीएनए बनता है, यस। प्रोसेस क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनता है, यस। प्रोसेस क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। प्रोसेस क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर इट अकर्स। एज यू नो गाइस, डीएनए वेयर फाउंड डीएनए, डीएनए कहाँ पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस में। डीएनए है सेल के न्यूक्लियस में, अगर डीएनए है तो प्रोसेस कहाँ पे होगा, ऑफ कोर्स इन न्यूक्लियस। तो डीएनए कहाँ पे है, न्यूक्लियस में, तो प्रोसेस कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में। कौन सा प्रोसेस, डीएनए से डीएनए बनने का, यस। इस रेप्लिकेशन कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में। डीएनए से आरएनए बनने का, ये कहाँ पे होगा, बिल्कुल बताओ आप लोग, न्यूक्लियस में। चूंकि डीएनए न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस तो बाहर आता नहीं, बिकॉज यू नो 95% जो डीएनए होता है दैट आर फाउंड इन द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल्स। 95% डीएनए फाउंड न्यूक्लियस एंड ओनली 5% डीएनए फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन एनिमल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल्स। डीएनए की बात कर रहा हूं। तो डीएनए खुद कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। तो डीएनए से डीएनए बने कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए खुद कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर। तो डीएनए से आरएनए बने कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। तो डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए डीएनए बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। तो वेयर इट अकर्स, बोथ द प्रोसेस अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस। दोनों कहाँ पर, तो न्यूक्लियस के भीतर होता है।
ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब क्वेश्चन यहाँ बनता है, ठीक है सर मैं तो समझ में गया कि ये न्यूक्लियस के अंदर है। अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि जो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर है जो हो रहा है, तो फिर प्रोटीन कहाँ बनेगा? अरे प्रोटीन कहाँ बनेगा, पढ़े तो हो आप लोग, सेल का राइबोसोम होता है ना। राइबोसोम कहाँ पाया था? सेल के साइटोप्लाज्म में। मतलब अगर ये सेल है तो राइबोसोम यहाँ पे होगा ना, और प्रोटीन बनेगा कहाँ पे? यहाँ पे। तो राइबोसोम कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। तो ट्रांसलेशन ये कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में, बिकॉज प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम। अब प्रोटीन बनाने में हेल्प कौन करेगा? आरएनए। तो इसको कौन बनाएगा? डीएनए। मीन्स ये वाला जो स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन जो है ये होता है न्यूक्लियस में, जबकि ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है? ये इन साइटोप्लाज्म एट राइबोसोम। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब ये राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन, और ये प्रोटीन जो यहाँ बनेगा राइबोसोम में, ये प्रोटीन यहाँ से बल के कहाँ जाएगा? ये आएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसको प्रोसेस करेगा, और तब जाकर के उसको सेल से बाहर अगर जरूरत होगा तो वहां भेजेगा, अगर इसको अपने मेंटेनेंस के लिए जरूरत है तो इसको ये देगा। और मैंने यही तो बताया था आप लोगों को, प्रोटीन का फॉर्मेशन डिटरमाइन करेगा, इस सेल को खुद का जरूरत है, बाहर जरूरत है, एंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द necessities, cells supplied in other organs or maintain their own structural configuration and identity। तो ये मेंटेन करने का अपना ये काम करेगा, अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये अपना यूज करेगा, एंड अगेन इट प्लान फॉर द डिवीजन, तो अपना फिर डिवाइड होगा, और जैसे जैसे सेल डिवाइड होगा इसका संख्या बढ़ेगा, वैसे वैसे हम में ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन है कि होता कैसे, हाउ दिस फेनोमेना टेक्स प्लेस, तो व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ दैट। तो यू विल, सो आपके सिलेबस में यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ, रेप्लिकेशन पे पूछ सकता है नोट्स, शॉर्ट नोट्स। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है पूछ सकता है, शॉर्ट नोट्स। ट्रांसलेशन क्या होता है, शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है। कहाँ पे होता है, कब होता है। इट अकर्स इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल, याद आया? सेल साइकिल के एस फेज में होता है। जीवन से जब हम एस में जाते हैं, और सेल डिवीजन वाला वीडियो देख लेना, माइटोसिस वाला। जीवन से एस में, और एस से जी टू में आते हैं, और जी टू से आते हैं एम फेज में, और एम फेज बोलते हैं डिवीजन फेज। जीवन ग्रोथ है, एस में डुप्लीकेशन, डबलिंग, रेप्लिकेशन यहाँ पे होता है, और जी टू में क्या होता है? सेकेंड रिमेनिंग ग्रोथ होता है, और उसके बाद सेल कहाँ डिवाइड करेगा, एंड डिवीजन क्या होगा? इन ऑर्डर टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड तो डिवीजन का उद्देश्य क्या है? ग्रोथ और डेवलपमेंट होना। और ये ग्रोथ और डेवलपमेंट क्यों चाहिए? भाई हमारे अपीयरेंस के लिए चाहिए ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो फिर अगेन सुनना, इसको पॉज करके, रोक करके, रिपीट करना लेक्चर को, एंड डेफिनेटली विल बी इन द पोजीशन टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। आप अपने आप उस स्थिति में आ जाओगे जहां से चीजों को समझ पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस प्रोसेस पे हम लोग बात करने वाले हैं एग्जैक्ट फेनोमेना क्या होता है, उस पर क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। पर उससे पहले चूंकि हमने हेडिंग बनाया था यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए और जीन, तो मैं थोड़ा सा आरएनए और जीन बता दूं, फिर डीएनए बताऊंगा। याद रखना, जो डीएनए से क्या बनता है, डीएनए फॉर्म्स डीएनए, मैंने बताया अभी आप लोगों को, और डीएनए क्या बनाएगा, और आरएनए भी बनाता है ये। और आरएनए किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड का। लाइक डीएनए, डिफरेंस क्या है? ये सिंगल स्ट्रैंड है ये, और इसमें क्या होता है, जो बेस क्या होगा, ए के साथ जी हो सकता है, सी हो सकता है, टी हो सकता है, यू हो सकता है, टी हो सकता है, सी हो सकता है। क्या गलती हो गया इसमें? बिल्कुल गलती होगा, टी तो नहीं होगा ना, क्योंकि आरएनए में टी नहीं होता है। तो काटो हटाओ, काटो हटाओ, बात समझ गए ना। टी नहीं होगा, टी का मतलब हुआ व्हाट, टी का मतलब हुआ कि ये डीएनए है, ये आरएनए नहीं है। आरएनए होने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे जी चलेगा, यस चलेगा जी, क्यों कि आरएनए, आरएनए में टी नहीं होता है, तो यहाँ पे जी चल जाएगा। सी चलेगा, यस सी चलेगा, पर टी चलेगा नहीं। आरएनए का मतलब हुआ, तो दिस इज द वन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए। ठीक ठीक। और जीन क्या होता है, थोड़ा वो भी समझ दो। जैसे मैंने बताया था ना अभी आप लोगों को कि जो जीन होता है, बेसिकली समझ लेना एक बार आप। तो देखो डीएनए का पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट है ना, ये तो पूरा डीएनए है ये। अब ये जो पार्ट देख रहे हो आप लोग यहाँ पे,
डीएनए का यहाँ से यहाँ तक का पार्ट में जो पूरा मैंने बनाया, ये डीएनए है, ये पूरा होल लेंथ। इसमें सारा पार्ट डीएनए का फंक्शनल नहीं होता, कुछ पार्ट क्या होता है फंक्शनल होता है, कुछ पार्ट क्या होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है ना। कुछ इनएक्टिव होता है, कुछ एक्टिव होता है, ऐसे समझ लो आप। तो इसमें से मान लो अगर मैं कहूँ कि ओनली दिस मच एरिया, अगर सिर्फ यहाँ कहूँ कि यहाँ पे यहाँ का जो एरिया है ये फंक्शनल है, और ये कहूँ अगर कि नहीं ये जो एरिया है इतना, ये एरिया नॉन फंक्शनल्स हैं, और फिर ये जो एरिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फंक्शनल है, और बाकी का जो एरिया है अगर मैं कहूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया, ये मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, या ये एरिया या ये एरिया या ये टोटल एरिया, ये नॉन फंक्शनल से नॉन फंक्शनल है। मतलब क्या हुआ, ये जो सारे जो फंक्शनल एरिया है और जो नॉन फंक्शनल एरिया है उस दोनों पे क्या है जीन है, इंटायर डीएनए इज, ठीक है ना। ये यहाँ भी जीन है और जीन यहाँ भी है, जीन यहाँ भी है, जीन यहाँ भी है। डिफरेंस क्या है, वॉट एवर आवर प्रेजेंट कैरेक्टर्स, तो दैट आर द रिजल्ट ऑफ द फंक्शनल जीन्स। ये एरिया फंक्शनल है, यस, क्या ये एरिया फंक्शनल है, ये एरिया क्या फंक्शनल है, ये एरिया फंक्शनल है, पर ये एरिया नॉन फंक्शनल्स हैं, ये एरिया नॉन फंक्शनल है, ये एरिया नॉन फंक्शनल्स हैं, ये एरिया नॉन फंक्शनल्स हैं, ये नॉन फंक्शनल्स। मतलब जीन, ठीक है। अब है कि सर जीन क्या होता है ये पहले बता दें तो फिर इसको बताऊंगा। देखो जीन क्या होता है, जीन स्मॉलेस्ट फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए होता है। व्हाट इज जीन, जीन इज द स्मॉलेस्ट, याद रखना, स्मॉलेस्ट फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए। डीएनए का सबसे छोटा फंक्शनल पार्ट है। मतलब क्या, जीन का लंबाई अगर मैं कहूं कि ये जो फंक्शनल पार्ट्स में कितने जीन हो सकते हैं तो ये कहना मुश्किल होगा, बिकॉज जीन, वन जीन इज मेड अप ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड, 4 न्यूक्लियोटाइड से लेकर के ये हो सकता है ये 150 और 250, 500, यहाँ तक कोई कोई जीन एक जीन, कोई एक जीन 4 न्यूक्लियोटाइड का बना हो सकता है, कोई दूसरा जीन कोई 150 का बना हो सकता है, कोई 250 का बना हो सकता है, कोई 500 का बना हो सकता है, कोई 900 का बना हो सकता है। मतलब इतना तक का एक जीन बना हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसका क्या है। सबसे छोटा जीन है कोई 4 न्यूक्लियोटाइड का है, तो बड़ा जीन है वो 900, 950 न्यूक्लियोटाइड का है अब तक का जो नोटेड जीन है। इतने न्यूक्लियोटाइड से एक जीन बना हुआ होता है, और ये जीन भी एक ही फंक्शन को तय करेगा, और ये जीन भी एक ही फंक्शन को तय करेगा, और ये जीन भी एक ही फंक्शन को तय करेगा, और ये जीन भी एक ही फंक्शन के जवाबदेह होगा, चाहे उसका न्यूक्लियोटाइड बड़ा हो या ज्यादा हो या कम, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली वन फंक्शन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वन डिटरमाइनिंग ओनली वन कैरेक्टर, रिमेंबर इट, one gene determines one character because one gene responsible for constituting or synthesizing one specific protein, or one specific protein always constitutes one type of characters of your body, like the hair का hair है, अगर हेयर के कलर को अगर एक जीन डिटरमाइन करता है तो पूरे बॉडी के हेयर करेक्टर को वही जीन डिटरमाइन करता होगा। ऑफ कोर्स बात समझ रहे हो, स्किन का कलर अगर एक दिन तय करता है तो पूरे बॉडी का स्किन कलर एक दिन तय करेगा। बोन का कलर, जब बोन का जो स्ट्रक्चर है अगर एक दिन तय कर रहा है तो पूरे बॉडी के बोन का वही जीन तय करेगा। मतलब वन कैरेक्टर डिटरमाइंड बाय ऑलवेज वन जीन। और आज के डेट में अगर हम लोग बात करें तो ऐसे जीनों का जो नंबर है इन केस ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन दैट आर ऑलमोस्ट 30 to 35,000 जीन्स हैं। 30 से 35,000 जीन हैं हमारे बॉडी में टोटल। आउट ऑफ दैट हार्डली 10% जीन आर फंक्शनल। मतलब कितना होगा, 30 से 35,000 जीन फंक्शनल है तो 10% से 20% जीन के समय करते हैं, 15% कर लो, 10 से 15% जीन आर फंक्शनल। मतलब हमारे शरीर में 3,000 से 4,000 जीन क्या फंक्शनल है, रिमेनिंग जो जीन है दैट आर द नॉन फंक्शनल, इनएक्टिव है। एंड द पार्ट ऑफ डीएनए that carry functional gene are called gene island, and the part that contain gene but gene are inactive state or non-functional that are called gene desert area. Remember it, जीन मरुस्थल, जीन डिजर्ट वो पार्ट है डीएनए का जहां पे जीन तो है पर वो जीन
नॉन फंक्शनल्स हैं, इनएक्टिव हैं, और जीन जो आइसलैंड है वो डीएनए का वो पार्ट है जहाँ पे वो फंक्शनल है, वर्किंग है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर प्रेजेंट कैरेक्टर, प्रेजेंट ट्रेट्स दैट वी हैव। क्लियर? आज हमारे पास जो भी कैरेक्टर है उसको ये तय करता है। तो आई होप कि सारे बच्चों को ये बातें क्लियर हो रहा होगा। इसको रिपीट करना है आप लोगों को है, in order to better understand the replication, duplication, transcription, translation. So in the next session I will talk on all the ठीक है। तो आपने आज समझा थोड़ा सा डीएनए क्या होता है, आपने समझा थोड़ा सा आरएनए क्या होता है, आपने समझा थोड़ा सा जीन क्या होता है। ये था एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट, आप समझ रहे हो, इसका स्ट्रक्चर समझे होगे। और भी बहुत सारी बातें इसमें होता है, टेक्निकल बातें होता है। आई एम नॉट गोइंग टू डील अबाउट दैट बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी their background is not a science, and that's why I don't want and to create any sorts of panic in their mind. मैंने चाहता कि पैनिक हो जाए सेशन ये कभी भी किसी बच्चों के लिए, एंड दिस इज अननेसेसरीली कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो जरूरी है, मैंने उसका आप लोगों को बता दिया है। इस वीडियो को आप लोग ट्वाइस थ्राइस सुनना, और सुनने के बाद फिर मुझे बताना सर, और ठीक है, ताकि अगला जो क्लास होगा उस क्लास में जो आप लोग टॉपिक जब मिलेगा उसको प्रॉपर समझ सकोगे। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके, एंड यूज माय कोड MKS1 इन ऑर्डर टू गेट सब्सक्रिप्शन, इमीडिएट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप लोग 10% डिस्काउंट के साथ। लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और कोड यूज कर लेना। और कोर्स मैंने पहले ही बता दिया था भाई, आइकॉनिक कोर्स है या आपका जो प्लस कोर्स है, उसमें से कोई भी कोर्स चुन करो। नए स्टूडेंट्स हो तो 2 ईयर ले लो, ही बहुत कम है यहाँ पे। और अगर ओल्ड स्टूडेंट्स हो, अगर आप चाहते हो कि मैं 1 ईयर लूँ, आप 1 ईयर ले लो। पर ये एग्ज़ाम लंबा है, और इसमें मुझे लगता है कि जो अगर मंथली भी कॉस्ट देखोगे ना तो 2-3 हज़ार 4 हज़ार तक आता है। पर इतना तो आप अपने घर के किसी बच्चों को पढ़ाने के लिए भी अफोर्ड करते हो। आई डोंट थिंक ये IAS बनना है जहाँ पे आप आपका जो प्राइस वैल्यू है, सोशल प्राइस, वो काफ़ी बहुत बड़ा है। और उसके लिए थोड़ा सा अगर पे करना पड़े तो नॉट टू वेस्ट योर टाइम इन ऑर्डर टू सीट एंड वॉच कब कोरोना समाप्त होगा और कब हम दिल्ली आएंगे और कब हम मुंबई जाएंगे, सब कुछ बेकार की बातें हैं। अब जहाँ हूँ तब तक वर्क करना जरूरी है। आप बहुत से बच्चों का अभी सोचते रहेगा कि चलो जब देखते हैं 4 महीने के बाद करेंगे। 4 महीने में तो लोग आधा पढ़ चुका होगा सॉरी। और अगले 1 साल में तो अगर 6 महीने तक रहा कोरोना तो एक बच्चा तैयारी कर लेता है, एक बच्चा सोचते रहता है। तो एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द प्लानिंग। एक्ट कर, सो एक्ट तो जरूरी है हम एक्शन पार्ट में हम एक्ट करना शुरू करें। एंड आज के लिए इतना ही, ज़्यादा नहीं कहूँगा कुछ। आप लोग समझदार हो, एंड थैंक्स, बाय। क्योंकि आज मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला बच्चों की तरफ से, इसलिए मैं थोड़ा सा ये भी हूँ कि भाई बच्चे क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहे हैं आज। और जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं उसका है। क्वेश्चन करने का आर्ट आप लोगों को डालना चाहिए।